बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानना समझना सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कुछ हमें सीखने को देते हैं। तो इसी एक अच्छी सी चीज़ के साथ हम आज का एक वीडियो शुरू कर रहे हैं, और आज का वीडियो में भी हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व को जानने वाले हैं जिसे हमारे सामने कृष्णा सोबती जी ने प्रस्तुत किया है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं हमारी ये कोर की आरोह भाग 1। इसके गद्य खंड का अध्याय हमने शुरू किया है। तो लास्ट वीडियो आपने देखा था नमक का दरोगा। हमने वो चैप्टर पढ़ा और प्रेमचंद जी ने भी वहाँ पर वंशीधर के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाने और सिखाने की कोशिश करी। वहीं पर आज कृष्णा सोबती जी जो है मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व से हमारा परिचय कराएंगे, और हम देखेंगे कि वो भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे हम बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11th के कोर के आरोह भाग 1 के गद्य खंड का दूसरा अध्याय है मियाँ नसरुद्दीन। ये व्यक्तित्व चित्र हमारे सामने कृष्णा सोबती जी ने प्रस्तुत किया है, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लेखिका का परिचय, क्योंकि जो लेखिका ने हमारे सामने ये अध्याय रखा है उनके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लेखिका परिचय, पाठ की रूपरेखा और संपूर्ण व्याख्या। ठीक है, पूरे पाठ का सार भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के साथ में। हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी ये उपस्थिति सुनिश्चित कराने वाली, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया है ना दीर्घजीवी। दीर्घजीवी मतलब काफी लंबे समय तक इन्होंने लेखन कार्य किया है। लेखिका कृष्णा सोबती की कृति हम हशमत का संस्मरण के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। यानी कि देखिए, अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी चीज़ है जो पूछा जाएगा। संस्मरण बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, हमारे सिलेबस में भी आए, क्लास 9th 10th और अब 11th में भी ऐसे बहुत से संस्मरण हैं। ये भी एक संस्मरण है। इसमें जो है कृष्णा सोबती जी एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिनसे हमारा परिचय कराया। इसके अलावा आप मनु भंडारी की, महादेवी वर्मा जी के, और क्या कहते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी की, बहुत सारे लोगों के आप संस्मरण पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कृष्णा सोबती जी का जो संस्मरण है हम हशमत, ये काफ़ी विशिष्ट रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, संस्मरण जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में चीज़ों को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने, कृष्णा सोबती जी ने बहुत सारे लोगों के बारे में जो है अपने संस्मरण में हमको बताया है। इनका जन्म सन 1925 गुजरात, अब ये गुजरात कहाँ, पश्चिम पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में। अब समझ में आया कि कहाँ पर है ये गुजरात का। आप तो ये समझते हो कि भारत में है, लेकिन ये गुजरात एरिया जो अब पाकिस्तान में जा चुका है उसका, वो वहाँ पर हुआ था। भारत पाकिस्तान पर लिखी उल्लेखनीय रचनाओं में यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो भारत पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उसी तरह कृष्णा सोबती जी ने भी किया है, जिसमें जिंदगी नामा उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित कृष्णा सोबती ने अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता से एक नया पाठक वर्ग निर्मित किया है। मतलब इन्होंने जिस तरीके से लिखा है, इनका पाठक वर्ग एक अलग ही विशिष्ट शैली का रहता है। अब हम आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा। ये जो हमारा पूरा पाठ है मियाँ नसरुद्दीन, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये हम पाठ की रूपरेखा आपको कराते हैं ना, एक तरीके से ये पाठ का कथ्य होता है कि इस आप आगे पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र जो है ये हम हशमत नामक संग्रह संस्मरण से लिया गया है। तो हम हशमत जो है वो संस्मरण संग्रह है, जैसे कविता संग्रह होता है, उसी तरीके से ये एक संस्मरण संग्रह है जिसका नाम है हम हशमत, उससे लिया गया है। इसमें कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने वाले का कार्य करने वाले मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियाँ नसरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं
और श्रम पूर्वक सीखने को वास्तविक रूप से असली हुनर मानते हैं। तो इसमें जो हम देखने जा रहे हैं मियां नसरुद्दीन जी के बारे में हम जानेंगे। ये लगभग पिछले 3 पीढ़ियों का उन्होंने जिक्र किया है और हो सकता है उससे आगे भी कई पीढ़ियों से ये नान बनाते आ रहे हैं। अब इन्हें नान बनाना सिर्फ इनका काम नहीं है, ये अपने काम पर गर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे एक कला मानते हैं। तो ये पाठ की रूपरेखा है जिसमें हम मियां नसरुद्दीन जी के बारे में जानने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है हमारे, अब देखिए ये पूरा पाठ है, ये पाठ में कई चीज़ें घटी हैं, उनको अलग अलग रूप से हमने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले है मियां नसरुद्दीन से लेखिका की मुलाकात। अब इसे पाठ की शुरुआत ही कहाँ होती है? जहाँ हमारी जो लेखिका हैं वो मियां नसरुद्दीन से मिलती हैं। अब ये मिलना कैसे हो रहा है देखिए। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गर्दोइया मोहल्ले से गुजर रही थी। अब जामा मस्जिद तो आप लोग जानते हैं दिल्ली में है, वहीं पर दोपहर में वहाँ से वो गुजर रही थी। वहाँ से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सा आटा गूंदते हुए देखकर सोचा शायद सेवइयों की तैयारी हो रही है, पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान है। अब कहीं पर बहुत सारा आटा गूंदे तो हमें लगता है कि हाँ चलो भैया, क्योंकि वो एरिया जो है वो सिवैयाँ बनाने के लिए बहुत फेमस था, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ सेवइयाँ ही बन रही होंगी। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि इनसे रोटियाँ बनेंगी और ये 56 प्रकार की रोटियाँ बना लेने वाले और नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन की दुकान है। जब उन्होंने इतना ज़्यादा परिचय उनका सुना तो कृष्णा सोबती जी की इच्छा हुई कि नहीं भाई, इस व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना चाहिए। मियाँ अंदर की चारपाई पे बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये पता तो चल गया मियां नसरुद्दीन की दुकान है, तो उन्होंने कहा कि चलो उनसे मिलते हैं। तो जब उन्होंने उस दुकान के अंदर झांक के देखा कि भाई इतने बड़ जब फेमस है तो आखिर इस व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना चाहिए। तो उन्होंने जब अंदर झांक के देखा तो मियाँ जो है वो एक चारपाई पे बैठे हुए थे और हुक्का घुड़क रहे थे। हुक्का आप लोग जानते हैं ना, हुक्का घुड़क रहे थे और उनके चेहरे पर ही अनुभव दिखाई दे रहा था और आंखों में चुस्ती। देखे थे ना, उम्र के साथ थोड़ी चुस्ती कम हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों में वो चुस्ती बाकायदा थी, पूरी शिद्दत के साथ में, कि अपने काम को लेकर वो बहुत सीरियस थे। अब आगे है मियां नसरुद्दीन का अपने खानदानी पेशे पर अभिमान। अब भाई कृष्णा सोबती जी उनसे अंदर पूछने के लिए पहुंच गई। तो अब वो इनका ये खानदानी पेशा था और इस बात की उनको बहुत गर्व था। क्या है? मियां नसरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका द्वारा पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाना कला को कहाँ से सीखा, पर वह अपने बेपरवाही बड़े खास अंदाज में उनसे बताते हैं कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घरों में चला आ रहा है और उन्होंने ये कार्य अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा है, वही उनके गुरु थे। अब जब अंदर हमारी लेखिका पहुंची कि भाई इनसे चलिए कुछ इंटरव्यू किया जाए, तो मियां नसरुद्दीन ने उनसे बात करने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये एक पत्रकार है, ठीक है, तो क्यों, और वो पत्रकारों से बहुत नफरत करते थे मियां नसरुद्दीन, क्योंकि उनका कहने का मतलब था कि जिनके पास कोई काम नहीं वो अखबार लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ते रहते हैं, और जिनके पास कुछ भी काम करने को नहीं वो पत्रकार बन जाते हैं। तो इस तरीके के बेकार के कामों में उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए वो पत्रकार कौम से ही पूरी तरीके से नाखुश रहते थे। उनसे कहा कुछ जाए, वो लिखते कुछ हैं, कुछ अपने हिसाब से बना तोड़ के लिख देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इन लोग को पसंद नहीं करते थे। तो ये बात उन्होंने जब कृष्णा सोबती से पूछी कि भाई आप पत्रकार हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं हैं। तब मियाँ जो हैं वो हमारी लेखिका से बात करने के लिए तैयार हुए। अब लेखिका से जब बात करने के लिए तैयार हुए तो लेखिका ने सबसे पहले ये पूछा कि भाई आप 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं, तो आखिर आपने ये सीखी कहाँ? तो उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि भाई ये हमारा खानदानी पेशा है और ये चीज़ हमने अपने पिताजी यानी कि शाही मियाँ बरकत शाही से सीखी है, जो उनके गुरु है।
मियां नसरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास कराते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़िया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। तो मतलब वो बताते हैं कि हमारा जो खानदान है वो बहुत पहले से मशहूर रहा है, तथा उनके दादा साहब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। अब देखिए यहाँ पर दो ऐसे नाम आए हैं, एक तो मियां नसरुद्दीन से बात ही हो रही है, उनके पिताजी का नाम है मियां बरकत शाही और फिर उनके दादाजी का नाम है मियां साहिब मियां कल्लन। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं रोटी बनाने की कला का सीखना। अब उन्होंने ये रोटी बनाने की कला सीखी कैसे, ये चीज़ अब वो बखान करना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, लेखिका के द्वारा मियां नसरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। मतलब उन्होंने एक दो नहीं पूरी 56 प्रकार की रोटियां बनाना सीखा और ये एक हुनर है। और हुनर क्या नहीं कि सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी चीज़ से सीख लिया, उसमें जब तक आप लगन के साथ नहीं लगेंगे तब तक आपके अंदर वो हुनर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मियां नसरुद्दीन जो थे वो रोटी बनाने को सिर्फ अपना पेशा नहीं मानते थे, वो उनका जुनून था और इस बात पे वो बहुत गर्व भी करते थे। तो इसीलिए वो बहुत ही गर्व के साथ अपनी लेखिका को सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होती हुई ऊंची जमातों कक्षाओं में पहुंचा जाता है। तो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण ये दिया कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, छोटा आ से अनार पढ़ते हैं, आ से अलिफ पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे करते हम आगे सारे शब्दों को सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से उन्होंने क्या बताया, कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों यानी कक्षाओं में पहुंचा जाता है। यानी कि आप अब आजकल क्या है, प्ले ग्रुप पढ़िए, फिर नर्सरी पढ़िए, फिर केजी पढ़िए, फिर फर्स्ट सेकंड। तो इस तरीके से क्या है, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास में पढ़ते हैं और हर क्लास में हमारा जो है वो स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बढ़ता जाता है और हम आगे की चीज़ें सीखते जाते हैं। उसी तरीके से नान बनाने में भी हमने इसी तरीके से सीखा है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। अब आप हुनर सीख रहे हो रोटी बनाने का, अब रोटी बनाने का जब हम हुनर सीखते हैं तो उसके साथ सिर्फ रोटी बना लेना ही नहीं होता, उसका आटा लगाना, भट्टी सुलगाना, बर्तन कितना गर्म होना है, कितना सिकना है, ये भी एक एक चीज़ का हुनर होना चाहिए। छोटे काम करके फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियाँ अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला सीखी है। तो सिर्फ रोटी बना लेना ही नहीं, उससे जुड़ी जो भी आगे पीछे की ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें सीखी। अब जैसे मान लीजिए आपने रोटी गोल बेलना तो सीख लिया, लेकिन आपको उसे तवे पे डालना नहीं आता, उसे पलटना नहीं आता, गैस जलाना नहीं आता, आटा गूंथना नहीं आता, तो फिर क्या मतलब रोटी बनाने का? क्योंकि बिना गैस जलाए, बिना आटा गूंदे तो रोटी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए रोटी नान बने उससे पहले भट्टी में कितनी आंच होनी चाहिए, कितना कोयला होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी भी ज़रूरी है। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था, जिसके उपरांत ही उन्हें ये जिम्मेदारी मिली। यानी कि ये नहीं कि आप सीधे आके दुकान पर बैठ जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए, उसके लिए भी उनकी अच्छी सी रगड़ाई हुई। यानी कि उन्हें दुकान दुकान जाके पहले सामान बेचना सीखा गया। जब आपको बिजनेस का हुनर आ गया तब बिजनेस की बागडोर आपके हाथ में दी गई। अब आते हैं खानदानी बड़प्पन का गर्व। अब वो अपने खानदान के बारे में भी बताना शुरू करते हैं और बहुत ही प्राउडली बताते हैं। लेखिका द्वारा अन्य नानबाइयों के विषय में पूछने पर मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वह अन्य नानबाई अवश्य हैं किंतु खानदानी नहीं। कहते हैं भाई आप भी एक नानबाई, नानबाई का मतलब होता है कि जो नान बनाने में हुनरमंद हो। तो कहते हैं इस तरीके से तो बहुत नानबाई हैं। तो भाई वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसे बहुत से नानबाई हैं लेकिन खानदानी नहीं। हम खानदानी हैं क्योंकि हमारी कई पुश्तों से ये नान बनाने का काम चलता चला आ रहा है। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं, एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग में पके ना पानी में बने।
उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते हैं। मतलब वो एक बादशाह के बारे में बताते हैं, बादशाह की फरमाइश के बारे में बताते हैं, ये दो चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसके उनकी फरमाइश के बाद चीज़ बनी क्या ये नहीं बताते। वो बादशाह कौन है वो नहीं बता पाते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। मतलब कहावत की सच्चाई उन्होंने बताया ना कि वो जो हैं कुएं में भी रोटी बना लेते हैं, तो उन्होंने बहुत कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इस बात का ये सवाल पूछते ही, क्योंकि उन्होंने तो ये कहावत के तौर पे कहा था, लेकिन लेखिका ने सीधे सीधे पूछ लिया कि भाई इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इस पे जो है हमारे मियाँ भड़क जाते हैं। लेखिका जब उनसे पूछती हैं कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। अब वो पूछते हैं कि भाई ठीक है, वो बादशाह के नाम तो बताइए कि किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो अब उन बादशाह का नाम ही उनको नहीं पता। अब ये सवाल सुनते ही उनके जो अभी तक बहुत ही इंटरेस्ट से सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, अब उनका इंटरेस्ट लेखिका के सवालों में खत्म होने लगता है। वे स्वयं बादशाह का नाम ना जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वह अंत में उसे खींच कर बोलते हैं, आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, कहकर उनकी बातों को टाल देते हैं। यानी कि जब लेखिका बहुत पीछे पड़ जाती है कि अरे उन बादशाह का नाम बताइए, नाम बताइए, तो वो कहते हैं कि आपको कौन सा उन बादशाह के यहाँ जो है वो चिट्ठी पत्री भेजनी है, जो आपको उनका नाम पता जानना है। क्योंकि अब ये वो क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि उस बादशाह सलामत का नाम खुद मियाँ नसरुद्दीन को पता नहीं था। अब शौक एवं कद्र के अभाव का दर्द। अब भाई वो इतनी अच्छी सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन आजकल लोगों के शौक में और इस तरह के नान बनाने वालों की कद्रदान भी बहुत कम हो गए, तो इसका दर्द भी कहीं ना कहीं उनके अंदर विद्यमान है। क्या कहते हैं, लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियाँ नसरुद्दीन बब्बन मियाँ को भड्डी सुलगाने का आदेश देते हैं। बब्बन मियाँ कौन, उनके यहाँ एक काम करने वाले लड़के का नाम है। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वो कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। लेखिका उनसे पूछती हैं कि भाई ये बब्बन मियाँ कौन है, तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ के ही एक कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती हैं, किनके, मियाँ के बच्चों, आपके कितने बच्चे हैं। किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उन्होंने अपना विचार त्याग दे दिए। भाई आपसे पूछा गया कि भाई आपके बच्चे कितने, तो उनके अंदर अभी तक इतना गुस्सा आ चुका था कि वो सवाल का जवाब वो नहीं देते हैं, और लेखिका आगे उन सवालों को बढ़ाती भी नहीं है और उनके कारीगर के विषय में बातें करने लगती हैं। फिर अब फैमिली मैटर से हट जाती हैं। अभी तक पूर्वज वगैरह जो चल रहे थे उस फैमिली मैटर से हट के वो आ जाती हैं कहाँ, जो उनके कारीगर हैं उनके विषय में जानने के लिए। मियाँ नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। अब उनसे पूछा कि भाई आप जो है इन लोगों को रखते हैं तो इनको मजदूरी क्या देते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई रोटियों का काम है, अगर 2 मन आटे कहते हैं 1 मन आटे की अगर रोटी बनी तो 2 रुपये मिलेंगे, और अगर मैदे की रोटी बनी 1 मन तो वो मिलेंगे उनको 4 रुपये। इस मजदूरी पे उन्होंने इन लोगों को रखा हुआ है। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पे वे बरकर खानी, शीर माल। अब लेखिका पूछती है कि भाई आप 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं, तो उनमें से कुछ के नाम तो बताइए। तो वो नाम बताते हैं, क्या कहते हैं, बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, खमीरी इत्यादि रोटी को फटाफट नाम गिनवा देते हैं, कुछ के नाम फटाफट गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, एक रोटी का नाम क्या होता है, तुनकी रोटी, उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह पापड़ से भी महीन होती है। लेकिन कहते कहते वह पिछले ज़माने की यादों में खो जाते हैं, बहुत पहले के समय में, और कहते हैं कि पहले के ज़माने जैसा खाने पकाने का शौक़ अब किसे है। ना तो लोगों को वो शौक़ है और ना उन चीज़ों की कद्र। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। कि भाई जब लोगों को ही इतने किस्म की रोटियों का अंदाज़ा नहीं है तो वो क्या कद्र करेंगे। इस चीज़ का दर्द उनके अंदर है कि वो 56 प्रकार की रोटियां बना तो लेते हैं, लेकिन जिसको खिला रहे हैं उसी को इस चीज़ की कद्र नहीं है। तो अब बड़े अफसोस के कहते हैं कि हम क्या वो 56 प्रकार की रोटियां बनाएं और क्या खिलाएं।
तो यहाँ खत्म हो गया ये चैप्टर। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया पूरा चैप्टर। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारी जो आरव बुक में गद्य खंड में आए जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत इजी हैं, मुश्किल नहीं है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपके आगे चैप्टर हैं जिन्हें मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल के लिंक्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको डेली अपडेट के अकॉर्डिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर वो पिछले टर्म में भी रिलीज़ हुए हैं तो उनको भी अपडेट करके मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए और अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।